यस, क्लास 10th। ठीक है, हम लेसन पढ़ रहे थे 4th, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ओके, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल देखो हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी थी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने दो बार टाइप पढ़े थे, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं एंटीजन। देखो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन मैंने पहले बताया था कोई आउटर पैथोजन है या कोई हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस हैं जिनका मोलिकुलर वेट क्या हो, जिनका मोलिकुलर वेट अबाउट कितना हो, 6000 डाल्टन। ठीक है, ये हमें पता है कि कोई भी आउटर पैथोजन जो हमारी बॉडी का नहीं है, ठीक है, पैथोजन किसे कहते हैं? पैथोजन आउटर माइक्रोइज्म्स, ठीक है ना, जो हमें डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पैथोजन। ठीक, जो हमारी बॉडी में डिजीज कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन। तो कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट कितना हो, लगभग 6000 डाल्टन हो, उनको क्या बोला जाता है बेटा? एंटीजन बोला जाता है। तो सिंपल सा हो गया, एंटीजन क्या हो गया? कोई भी पैथोजन या कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी में कहीं बाहर से आया हो, ठीक है, तो उस बाहर से आने वाले जो सब्सटेंस है या पैथोजन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीजन बोलते हैं। अब देखो ये नेचर में कैसे हो सकते हैं? ये नेचर में कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे बॉडी सेल्स भी हो सकती है, लाइक वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो सकती है, यहाँ बहुत कह सकते हैं कैंसरियस सेल्स हो सकती है, ये कैंसरियस सेल्स हो सकती है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारी बॉडी की खुद की जो सेल्स है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, बॉडी उसको भी एज ए एंटीजन के रूप में यूज़ करने लग जाती है, ठीक है। कैंसरियस सेल है, कैंसर वाली सेल है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी के में बाहर से आया है, वो क्या कहलाता है? एंटीजन। अब वो एंटीजन किस किस का मिलकर बना हो सकता है? वो प्रोटीन हो सकता है, वो पॉलीसैकेराइड हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वो कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकती है या कैंसरियस सेल हो सकती है। तो मैं आपको कह रहा था कि इसका नेचर क्या हो सकता है, ठीक है, वो प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल एज ए फंक्शन कर सकती है एंटीजन के रूप में, ठीक है। देखो अब हमारे शरीर में होता क्या है, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, क्या करेगा? ये एंटीजन है, ठीक है, कोई भी एंटीजन है, ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर, ये एंटर कर गया, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो क्या होगा बेटा? हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो इम्यून सिस्टम की जो बी सेल्स है, बी सेल, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये एक्टिवेट होगी तो ये प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? प्लाज्मा सेल, ठीक है। और फिर प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड होके इस एंटीजन को किल कर देगा। देखो समझ में आया क्या कैसे होता है, ठीक है। जैसे एंटीजन है, कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया भाई, एंटीजन आ गया हमारी बॉडी के अंदर, तो जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वो एक्टिवेट होकर 20 सेल से एक्टिवेट हो जाएगी। इम्यून सिस्टम की सेल है ये 20 सेल, ये 20 सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी। 20 सेल्स एक्टिवेट होगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी? प्लाज्मा सेल्स का। किसको एक्टिवेट करेगी? ये प्लाज्मा सेल्स को। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगी बेटा? एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी।
और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, फिर एंटीजन से बाइंड हो जाएगी और एंटीजन को किल कर देगी। ठीक है, अब देखो एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड होता है क्या कहलाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप। अब वो पूछ ले व्हाट इज द एपिटोप। ठीक है, तो एंटीजन ज्वाइन विद द एंटीबॉडी फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड। ठीक है, अब देखो ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन बाइंड विथ एंटीबॉडी, दिस पार्ट is called antigenic determinant, antigenic determinant, या फिर इसको बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं इसको, एपिटोप। अब देखो आपको पूछ ले व्हाट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेट या व्हाट इज द एपिटोप। ये एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेट किसे कहते हैं या एपिटोप किसे कहते हैं। देखो सपोज करो ये एंटीजन है, ठीक है ना, ये एंटीजन है, तो एंटीजन का वे पार्ट जो एंटीबॉडी जिससे एंटीबॉडी जुड़ती है, सपोज करो इससे एंटीबॉडी जुड़ती है, तो पूरे एंटीजन से तो जुड़ती नहीं है, तो एंटीजन के कोई स्पेसिफिक पार्ट से ही एंटीबॉडी जुड़ती, एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो एंटीजन के जिस पार्ट पर एंटीबॉडी बाइंड करती है उस पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा, एपिटोप बोला जाता है। ठीक है, और एक है वैलेंसी ऑफ एंटीजन, क्या कहलाती है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होता है, ये देखो वैलेंसी ऑफ एंटीजन, टोटल नंबर ऑफ एपिटोप, टोटल नंबर ऑफ एपिटोप ऑन एंटीजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो समझ में आया है एपिटोप किसे कहते हैं। देखो एपिटोप पूछ सकते हैं या एंटीजेनिक डिटर्मिनेट पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एपिटोप। तो हम क्या बताएंगे, ठीक है, तो जनरली इसको मैं हिंदी में बताऊं तो आपको बताऊंगा कि एंटीजन का वे पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है एंटीजन के, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिटोप। इंग्लिश में ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन बाइंड विथ एंटीबॉडी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेट या एपिटोप। अब वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होता है, आगे पूछ ले व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप ऑन एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। जितने भी कितने एपिटोप है जहां से एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है, तो वो टोटल नंबर है, वो क्या कहलाएगा, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। सपोज करो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये वैलेंसी कहलाएगी किसकी, एंटीजन की। अब देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटीज कैरिड आउट बाय 4 स्टेप्स। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप्स है जिसके द्वारा एंटीजन को किल किया जाता है, तो स्टेप देख लेते हैं। ठीक है भाई, एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स देती है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देता है, वो कितने स्टेप से होके इस एंटीजन को किल किया जाता है, तो उसके कितने टोटल स्टेप है, 4 स्टेप है। कितने हैं, 4 स्टेप। वो देख लेते हैं अपन कौन कौन से स्टेप से गुजरेगा। पहले देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी ये पता करेगी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या है, फॉरिजन पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, तो आवर बॉडी डिफरेंशिएट करेगी, क्या करेगी बेटा, बिटवीन सेल एंड फॉरिजन पार्टिकल। फॉरिजन एंटीजन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले जैसे एंटीजन एंटर किया तो पहले हमारी बॉडी पहचानेगी कि कौन सी सेल्स या कौन सा पार्टिकल या हमारी बॉडी का है और बाहर से कौन सा आया है। तो सबसे पहले पहचानने का काम होगा कि फॉरिजन पार्टिकल कौन सा है, उसको पहचानेगी। तो बॉडी ने उसको पहचान लिया, फर्स्ट स्टेप में उसको पहचानेगी। ठीक है, जैसे ही पहचानेगी क्या हो जाएगा, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। और आपको पता है बी सेल एक्टिवेट होगी तो बी सेल क्या करेगी, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगी। किसको, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगी। और प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी।
ठीक है ना, एंटीबॉडी का एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडी में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तीसरा स्टेप क्या जाएगा, ठीक है, ये हो गया, प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो गई। अब तीसरा स्टेप इसमें दे रखा है कि प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। क्या बनाएगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। चलो ये प्लाज्मा सेल ने स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना दिया। फिर क्या करेगा चौथा में, ये एंटीबॉडी किससे बाइंड होगा, एंटीबॉडी बाइंड विथ एंटीजन, एंटीजन, ठीक है ना, बाइंड विथ एंटीजन। और एंटीजन को क्या कर देगा, एंटीजन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। देखो ये 4 स्टेप से होके गुजरेगा, हमारी इम्यूनिटी होगी जो कैसे आएगी, 4 स्टेप में। सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया, ठीक है, तो हमारी बॉडी पहले पहचानेगी कि ये बाहर से आने वाला एंटीजन कौन सा है। जैसे हमारी बॉडी ने इसको पहचाना, हमारी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी स्टेप में क्या, बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, और बी सेल किसको एक्टिवेट कर देती है, प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो गई तो तीसरी स्टेप में क्या आएगा, फिर प्लाज्मा सेल्स से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगी, जो बाहर से आया है एंटीजन उससे बाइंड करेगी और उसको ख़त्म कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये 4 स्टेप हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से 4 स्टेप है, तो ये हमें बताने हैं। एंटीजन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एंटीजन क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होता है, और कैसे 4 स्टेप्स वर्क करते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडी। देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है। देखो एंटीबॉडी के बारे में बताऊँ तो इसकी शेप कैसी होती है, वाई शेप होता है। ये कैसा होता है एंटीबॉडी, वाई शेप्ड, याद रखना है कैसा शेप होता है इसका, वाई शेप, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन चेन से होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 चेन होती है हैवी और 2 चेन होती है लाइट। 2 हैवी चेन और 2 क्या होगी, लाइट चेन। कैसी होगी, लाइट चेन, ठीक है। अब जो हैवी चेन है, हैवी चेन वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है बेटा, वो 440 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और जो लाइट चेन होती है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ये सर लो सर, ये लाइट चेन है, ठीक है, ये 220 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक हैवी और लाइट चेन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। हैवी और लाइट चेन्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में, चाहे हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो। उसको कितने भागों में डिवाइड किया है हमने, 2 भागों में। कौन कौन से है, एक होता है वेरिएबल पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे कांस्टेंट पार्ट। कौन सा होता है, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट के पास में जो ग्रुप होता है वो होता है NH2, और कांस्टेंट पार्ट के पास होता है वो होता है COH ग्रुप, ठीक है। और दोनों के बीच में, वाई चेन के दोनों के बीच में जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं हिंगल रीजन। क्या बोलते हैं, हिंगल रीजन, ठीक है ना। ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, एंटीबॉडी को। तो पहले मैं इसकी एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाई शेप्ड है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, ठीक है। हैवी चेन होती है जो 440 अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, ये 220 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक हैवी और लाइट चेन को कितने भागों में बांट रखा है बेटा, 2 भागों में बांट रखा है, वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट की ओर COH ग्रुप है, वेरिएबल पार्ट की ओर NH2 ग्रुप है। एक होता है हिंगल रीजन। ये पॉइंट्स ध्यान में रखो। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से एक बार समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब मैंने क्या कहा था कि ये कौन सी शेप की होती है, वाई शेप की होती है। आपको पहला पॉइंट क्या बताया था, ये कौन सी शेप की होती है, वाई शेप की होती है। और कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है।
पहले ये 2 पॉइंट याद रखो, ये वाई शेप होती है। दूसरा पॉइंट क्या था, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हेवी चेन होती है और 2 कैसी होती है, लाइट चेन। 2 कैसी होती है, लाइट चेन। अब इतना मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले देखो वाई शेप है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये लो, ये 2 लाइट चेन बना, 2 हेवी चेन मैंने बना दी है। हम कह रहे हैं कि 4 होती है, टोटल कितनी होती है, 4। तो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखते जाना आप कैसे बनाना है आपको। ये लो, 2 लाइट चेन मैंने बना दी है, ठीक है। 2 हेवी चेन मैंने बना दी है। अब 2 लाइट चेन बनानी है, ये लो 2 लाइट चेन बना देते हैं हम इसके पास में ही। ये 2 लाइट चेन, एक चेन, ये दूसरी चेन, ठीक है ना। कितनी हो गई बेटा, 4। मैंने यही कहा था ना, देखो एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसकी शेप कैसी होती है, वाई शेप होती है। तो वाई शेप लग रहा है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है, 4। देख लो 4 है, 1 2 3 और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। मैंने इसमें कहा था आपको 2 हेवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। ये देखो, ये जो बड़ी वाली चेन दिख रही है आपको, ये हैवी चेन है। ये छोटी वाली जो दिख रही है वो लाइट चेन है। तो हम लिख देते हैं ये कैसी है, ये है हमारे हेवी चेन, और ये वाली कैसी है बेटा, लाइट चेन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि प्रत्येक हेवी चेन और लाइट चेन के 2-2 पार्ट होते हैं, तो इनके 2 पार्ट कर लेते हैं अलग। ये लो, एक ये अलग वाला पार्ट, ये अलग पार्ट, इसके 2-2 पार्ट है, ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट कर दिए मैंने। इसको मैं अलग डार्क कर देता हूं, इसको मैंने डार्क कर दिया है। हो गया, ये हो गया हमारे डार्क कलर का। तो देखो प्रत्येक हेवी चेन और लाइट चेन में हमने कहा कि 2-2 पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट और एक कांस्टेंट पार्ट। जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट हो गया ये वेरिएबल पार्ट, और ये नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपको लगता है कांस्टेंट पार्ट। कौन सा है ये, कांस्टेंट पार्ट। जो डार्क कलर में कर रखा है वो वेरिएबल पार्ट है, जो लाइट कलर में कर रखा है वो कांस्टेंट पार्ट है। वैसे ही यहाँ पे भी ये वेरिएबल पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैंने कहा था कि आपको जो वेरिएबल पार्ट है यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, या अमाइनो ग्रुप होता है। ये लो NH2 ग्रुप, यहाँ पे भी ये NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप हो गया। और मैंने कहा था कि कांस्टेंट की और कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप, ये COH ग्रुप, ठीक है। ये जो दोनों जो चेन्स होती है आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये एक SS, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, यहाँ पे भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, यहाँ पे भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, यहाँ पे भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, ठीक है। तो दोनों जो चारों जो चेन्स होती है आपस में किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, याद रखना, ठीक। अब देखो आगे वेरिएबल पार्ट है, इसको FAB पार्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, FAB पोर्शन। ये जो वेरिएबल पार्ट पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, FAB पोर्शन भी बोलते हैं इसको। अब FAB पोर्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है। कौन सा ये, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। देखो ये जो वेरिएबल पार्ट है ना, यही जाके एंटीजन से बाइंड करता है, इसलिए इस आगे वाले पार्ट को जिसको मैंने डार्क कर रखा है इसको FAB पोर्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन से बाइंड करता है। F यानी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, पूरा नाम क्या हो गया इसका, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक। और ये हो गया हमारा जो कांस्टेंट रीजन है, इसको FC रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FC पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, FC पोर्शन। अब ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हिंगल रीजन। क्या बोलते हैं,
हिंगल रीजन, ये कहलाता है हिंगल रीजन। ये फ्लेक्सिबल होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सिंपल डायग्राम था एंटीबॉडी का। याद रखना है कि 4 पॉलीपेप्टाइड्स, ये वाई शेप्ड होती है। चलो सर समझ में आ गया, वाई शेप्ड है ये। 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 हैवी चेन है, 1 और 2, ये हैवी चेन हो गई। ये छोटी वाली चेन है वो लाइट चेन हो गई, ठीक है। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये रेड से डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। ऊपर वाला पार्ट होता है जो वेरिएबल पार्ट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट होता है जो कांस्टेंट पार्ट कहलाता है, ये भी समझ में आ गया। बीच वाला जो रीजन होता है वो हिंगल रीजन कहलाता है। ऊपर होता है जो NH2 ग्रुप होता है, नीचे COH ग्रुप होता है। इस ऊपर वाले जो डार्क कलर वाले पार्ट है उसको FAB पोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन होता है जो एंटीजन से बाइंड करता है, और नीचे वाले को FC पार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल पार्ट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको देखो, ये क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल लाइट चेन, ये कौन सी है, कांस्टेंट वाला पार्ट है नीचे वाला, कांस्टेंट लाइट चेन। ये हैवी है, ठीक है, तो वेरिएबल हैवी, और ये कांस्टेंट हैवी। ऐसे ही वेरिएबल हैवी, ये कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट हैवी। ये वेरिएबल लाइट, ये कांस्टेंट लाइट। तो वेरी सिंपल डायग्राम है, अच्छे से आपको याद कर लेना ये, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप, ठीक है। आपके ग्रुप बना रखा है, आप ज़रूर मैसेज करें। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, एंटीबॉडी टाइप्स, ठीक है ना। 5 टाइप्स है इसके मेन। कितने टाइप्स है बेटा, 5 टाइप्स। कौन कौन से, IgG, ठीक है, इनके नाम याद रखना है, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, याद रखना है। कौन कौन से है बेटा, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। IG क्यों लगा रखा है, इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये टाइप्स है G, M, A, E और D, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। IgA, सबसे पहले पढ़ रहे हैं IgA। ये डाइमेरिक होती है। कैसी होती है ये, डाइमेरिक, ठीक है ना। इसका मतलब ये इस तरीके से, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, इस तरीके से होती है। ये कैसी होती है, इस तरीके से, डाइमेरिक। 2 मुंह है, ठीक है ना, 2 साइड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइमेरिक। तो IgA कैसी होती है, डाइमेरिक। कैसी होती है, डाइमेरिक। IgM होती है, वो कैसी होती है बेटा, IgM होती है पेंटामेरिक। कैसी होती है, पेंटामेरिक। इसका मतलब इसमें 5 होंगे, ऐसे 5 एंटीबॉडी जुड़ी होगी। 1 2 3 4 और 5, ऐसे ये 5 एंटीबॉडी जुड़ी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, 5। ये इसका एग्जाम है, डायग्राम है IgM का। ये कैसी होती है, पेंटामेरिक, 5। और IgA कैसी होती है, डाइमेरिक, ठीक है। अब IgG देखो, ये मैंने एंटीबॉडी स्ट्रक्चर इसी की बताई थी हमने, IgG की, ठीक है। और ये मैंने इसका याद रखना है, ये क्रॉस प्लेसेंटा। ये किसको क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में पाई जाती है। ये कैसे पाई जाती है, हाई कंसंट्रेशन में। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी हो गई, IgG। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा क्या होता है, जिससे यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जुड़ा होता है, जिसकी हेल्प से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ये। कौन सी एंटीबॉडी, आपको पूछ ले कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी एंटीबॉडी कर सकती है, तो बताना है IgG। इसकी देखो IG, ठीक है, IgA, ये मदर मिल्क में पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, IgA, ठीक है। और IgE किस में इन्वॉल्व होती है, ये एलर्जिक रिएक्शन में IgE आती है।
ठीक है, कोई भी एंटीजन आ जाएगा तो उसके समय जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, IgM। कौन सी होगी बेटा, ठीक है, फर्स्ट एंटीबॉडी, इट इज फर्स्ट एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो सबसे पहले एंटीबॉडी रिलीज होगी वो कौन सी होगी, IgM। याद रखना है, देखो कितने टाइप हो गए, 5, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। IgA ये डाइमेरिक होती है, IgM ये पेंटामेरिक होती है और फर्स्ट रेस्पॉन्स देती है। सबसे पहला प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली IgG, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, किसको, प्लेसेंटा को। आपको पूछ लिया अगर मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो मदर मिल्क में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। और आपको पूछ लिया एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, तो IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। तो आज हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें।